जय हिंद दोस्तों। आइए आज मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरी क्लास हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पिछली वीडियो मैंने पढ़ा कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियां अपना व्यापार करने के लिए लालायित हुई और कैसे कैसे व्यापार हुआ। आज जानेंगे कि सबसे पहली वो कौन सी कंपनी आई जिसने भारत में व्यापार शुरू किया। तो आइए आज पढ़ते हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन। आज का हमारा टॉपिक होगा पुर्तगालियों का भारत में आगमन। भारत में आगमन तो बच्चों देखेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, किस तरह से आए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था और यहाँ भी आज हम अभी करके दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर यूरोपीय पुर्तगाली लोग जो है वो भारत में प्रवेश किया। तो आपको मैंने एक कहानी समझाई थी पिछले वाली वीडियो में। चलिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ से पुर्तगाल से धीरे धीरे करके यहाँ पर नाविक भेजे जाने लगे। और सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि पुर्तगालियों में जो सबसे पहले जिसने पहल किया था भारत में इस भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, तो उसका नाम था, एक पुर्तगाली जिसका नाम था राजकुमार हेनरी। पुर्तगाली कौन था? नाम था उसका राजकुमार हेनरी, या उससे कहते प्रिंस हेनरी। तो राजकुमार हेनरी ने क्या किया बच्चों, इसने अपना पूरा जीवन जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने में लगा दिया। देखिए परिस्थितियां इस समय ये हो गई थी कि लोग अब थोड़ा धार्मिक चीज़ों से दूर होने लगे थे और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होना शुरू हो गया था। तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मैप और नक्शे या मैप इनका जो है आविष्कार हुआ और इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, समुद्र में अपनी खोज शुरू कर दिया। तो राजकुमार हेनरी ने क्या किया, ये सबसे पहले इसने प्रयास किया और ये सबसे पहला एक किसको 1487 में मैंने बताया था, 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा। बार्थोलोम्यू डियाज बच्चों, बार्थोलोम्यू डियाज आया तो लेकिन ये अपनी यात्रा करते हुए इस समुद्री यात्रा करते हुए ये धीरे धीरे करके ये पहुंचा और कहाँ पर, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पहुंचा जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसका नाम दिया गया, केप ऑफ गुड होप या आसान तरीब कहा जाता है। तो यहाँ तक पहुंचा था, इसके बाद वापस लौट गया। इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद इसी के लगभग आप कहेंगे 1498 में एक और पुर्तगाली नाविक आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। वैसे ये चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फिलहाल यहाँ भी देखिएगा। वास्को डी गामा आया 1498 में और ये जब 1498 में आया तो ये अपने जहाजी बेड़े को लेकर जब केप ऑफ गुड होप पहुंचा तो यहाँ पर पड़ेगा मेडागास्कर और यहाँ से होते हुए जहाजी बेड़े को मोड़ा और आगे एक यहाँ पर इसको एक पथ प्रदर्शक मिलता है। किसका क्या नाम था? उसका नाम था अब्दुल मजीद के पथ प्रदर्शन में ये क्या था, पथ प्रदर्शक था। बच्चों मेरे साथ साथ आप लिखते चलिएगा। इसके पथ प्रदर्शन में ये धीरे धीरे करके मेडागास्कर होते हुए और ये भारत के सीधे कहाँ पर, भारत के सीधे केरल तट पर पहुँचा। कहाँ पहुँचा? केरल तट पर। तो ये केरल के कहाँ पहुँचा? केरल के कालीकट तट पे पहुँचा। कालीकट तट पर पहुँचा। ये एक बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर गया था, बड़ा एक जहाजी बेड़ा, और अपनी पूरी नौ सेना शक्ति यानी 9 सैन्य शक्ति के साथ गया। 9 सैन्य शक्ति के साथ में गया। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां पर ये पहुंचा तो यहां पर उस समय जब ये कालीकट पहुंचा, कालीकट का वर्तमान नाम अगर देखें तो ये है कोझिकोड है। क्या बोलते हैं इसको? कोझिकोड। पहले नाम था कालीकट। और सवाल एक और बनता है, ये एक तट है केरल के किनारे, इसका नाम मालाबार तट। मालाबार तट बच्चों कई क्वेश्चन बनता है, मान लो आपसे कालीकट का जिक्र ना करे तो अगर तट पूछेगा तो बताइएगा मालाबार तट। यानी वास्को डी गामा भारत जब पहुंचा तो भारत में किस तट पर पहुंचा, तो आप बताएंगे मालाबार तट। क्या बताएंगे? मालाबार तट। ये मालाबार तट पे पहुंचा। अगर मालाबार नहीं है ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे? कालीकट तट पे पहुंचा, कालीकट। और ये भी नहीं है तो क्या होगा? केरल तट पे पहुंचा, केरल पर। इस तरह से इसने क्या किया, धीरे धीरे करके भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। और यहाँ पर जब पहुँचा तो एक शासक था,
एक शासक था बच्चों जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। और जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया और इसको जो है अनुमति दिया वहां पर आने का। और ये भारत में आकर के रुका और ये लगभग 3 महीने तक रहा। 3 महीने तक भारत में रहा और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी दिन तक इसने अपार वस्तुओं को जो है ये इकट्ठा किया और ये प्लान बनाया कि इसको ले जाना है यूरोप। और वहाँ पर क्या किया इसने, बहुत सारे मसाले और कुछ कच्चे माल ये ले जा करके यहाँ से गया। और जब ले करके वापस गया तो बच्चों जब ये गया तो यहाँ पर जो यूरोप में बेचा तो इसको क्या हुआ, अपने कुल यात्रा के खर्च को निकालने के बाद, सारी चीज़ें निकालने के बाद इसको 60 गुना फायदा हुआ। और इससे और लोगों को जब ये पता लगा कि ये भारत से जो मसाले लाए गए हैं इससे इतना फ़ायदा हुआ तो अन्य लोगों का भी मनोबल बढ़ा कि बिल्कुल हम भी वहाँ पर अपना व्यापार करेंगे, हम भी जाएंगे। और यही लालसा जो है ये सारी चीज़ें यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी बच्चों। चलिए और चीज़ समझते हैं। जब वास्को डी गामा 2-3 महीने रहा और 2-3 महीने रुकने के बाद में ये फिर से क्या हुआ, फिर से वापस यूरोप की ओर लौटा। तो सवाल यहाँ क्या क्या बनता है, आइए पहले उस पर डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इनके गवर्नरों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा एक सीक्वेंस समझिएगा कि 1498 में ये भारत आया। कौन? वास्को डी गामा भारत आया। मैं बात अगर कर रहा हूँ तो वास्को डी गामा कर रहा हूँ यहाँ पर। वास्को डी गामा भारत आया कब? 1498 में। फिर ये क्या हुआ, 1499 में ये वापस गया, वापस यूरोप गया। और मैंने क्या कहा, जब वहाँ गया तो ये सब क्या लेके गया अपने साथ में? मसाले, कुछ वस्तुएं, कुछ सूती कपड़े, ये सारी चीज़ें लेकर के यहाँ से हो गया। बच्चों जब ये ले गया और उसके बाद जब वहाँ बेचा तो इसको बेचने पर क्या हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। और जब 60 गुना फायदा हुआ तो लोग और आकर्षित हुए भारत को आने के लिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चों मैं आपको बता दूं, जब ये अपना सब कुछ लेकर गया तो आपको बता दें वहीं पर पुर्तगालियों ने उस मुनाफे से वहाँ पर 1498 में, यानी 1498 में के बाद यानी उस पैसे से कंपनी एक स्थापित किया। 1498 क्या बोलेंगे, जब वापस गए 99 में तो वहाँ पर एक कंपनी बनाई एस्तादो द इंडिया कंपनी बना ली उन लोगों ने उस पैसे से। मतलब इतना बढ़िया मुनाफा हुआ और इस तरह से एस्तादो कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई? ये हुई थी पुर्तगाल में। जब वो लौट कर गया पुर्तगाल तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। बच्चों इतनी सी समझ में आई होगी। आगे बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 1498 में भारत आया, 1499 में वापस गया। उसके बाद इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में एक थे मैनुअल प्रथम ने क्या किया, मैनुअल प्रथम ने एक और उस समय जो वहाँ का शासक था पुर्तगाल का, मैनुअल प्रथम, उसने एक जहाजी बेड़ा और भेजा 1500 ईस्वी में। और वो नेतृत्व में किसके था? अल्ब्रेच कैब्रल, पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल, इसके नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा भेजा, और ये अपने साथ में 13 जहाज़ों को लेकर के आया था, 13 जहाज़ों को लेकर आया था। और बच्चों को बता दें इसी को ब्राज़ील का खोजी कहा जाता है। पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल को ब्राज़ील का खोजी कहा जाता है क्योंकि इसने ब्राज़ील को खोजा था। ठीक है ना? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आपको बता दें, आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने पिछले में बताया था, यहाँ बता रहे हैं कि एक बार तो पहली बार तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद ये आया था 1502 में, दूसरी बार आया 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। क्या आया? पुनः भारत आया। और उसके बाद में जब ये पुनः भारत आया तभी जाके इसने अपनी फैक्ट्री एक लगाई थी कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में फैक्ट्री लगाई थी। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। अगर इतना आया है तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो जब वास्को डी गामा आता है तो क्या किया, 1502 में जब वापस आया तो इसने क्या किया, 1503 में एक फैक्ट्री लगाई। एक फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन में। एक फैक्ट्री लगाई कहाँ पर? यहाँ पर कोचीन में।
कहाँ पर? कोचीन में एक फैक्ट्री लगाई। तो सवाल आता है पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? बेटा फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर अपने सामान और माल रखे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ये लोग अपने सामान इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा रखते थे, उसी को फैक्ट्री कहा गया। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? कोचीन में लगी, ठीक बेटा। और कोचीन कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा केरल में। आपको जानने के लिए बता दें, वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 1503 में आया, और इसके 1502 में आया और 1503 में फैक्ट्री लगाया। इसके बाद एक बार ये फिर चला गया और फिर ये आया था 1524 में। अगर कभी सवाल पूछता है कि तीसरी बार कब आया, तो तीसरी बार वास्को डी गामा बच्चों ये आया था, आपको बता दें, वास्को डी गामा तीसरी बार ये आया था 1524 में, और बता दें 1527 में इसकी वहीं केरल में यानी कोचीन में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इसका अंत हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें इतनी समझ में आई होंगी अच्छे से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ। अब ये जब जरूरत पड़ने लगी कि अब यहाँ पर शासन करना है, जब अपनी वास्तविक सत्ता को पुर्तगालियों ने भारत में स्थापित कर लिया, तो जरूरत ये थी कि अब शासन कौन चलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ गवर्नर या वायसराय जो बनाए गए। तो आइए उनको देखते हैं कि पुर्तगालियों के कौन कौन से वायसराय और गवर्नर थे और उन्होंने क्या क्या किया। आइए देखते हैं। बच्चा लोग, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इनकी नोट्स बनाते चलिएगा। इसके एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो पिछली वाली क्लास जरूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं पुर्तगाली गवर्नर के बारे में, पढ़ते हैं। पुर्तगाली गवर्नर, जब सत्ता चलाने की बात आई तो सवाल ये उठा कि आखिर को सत्ता कौन चलाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले एक पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसका नाम था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा ये चीज़ें को समझना पड़ेगा, जो मेन कौन था और कौन कौन सबसे पहले कौन आया। अक्सर सवाल पूछता है कि वो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था। पहला आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बच्चों पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा आया था अल्बुकर्क, और फिर आया था नीनो डी कुन्हा। ये तीन आए थे। आइए एक एक के बारे में थोड़ा समझते हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर अगर हम देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में ये समझते हैं, तो आप कहेंगे कि देखिए ये कब आया, ये 1505 में आया, 1505 से, और ये 1509 तक रहा, 1505 से 1509 तक रहा। और मैं कहूं कि सबसे पहला, तो इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो बताएंगे कि यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था। जब ये यहां पर आया तो इसने क्या देखा कि यहां अरबों का व्यापार यानी अरबों का अधिपत्य था। अब जैसे कोई पहले से अरबों का व्यापार था, अब आप समझिए कि जैसे किसी का व्यापार चल रहा हो और कोई और नया आ जाए तो उसको आपत्ति तो होनी है, बिल्कुल होना है। तो यहाँ पर यही परिस्थिति उत्पन्न हुई जब ये आया और यहाँ पर शासन करने लगा। तो यहाँ पर जो अरब वाले थे और ये लोग क्या किए, ये लोग सब विरोध करने लगे। जब ये विरोध करने लगे तो इसके दिमाग में ये चीज़ आया कि जब विरोध हो रहा है तो आगे हमें करना क्या है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी नौ शक्ति को बढ़ाया। कौन बढ़ाया? इन लोगों ने अपनी नौ शक्ति को बढ़ाया, इन नौ सेना को बढ़ाया। और इन लोगों ने क्या किया, इनको दबोचना शुरू कर दिया, यानी इनके जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। इनके जहाज इधर आते थे उनको डुबो दिया जाता था। ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। यानी ये जो हिंद महासागर है, ये पूरा क्या था, हिंद महासागर। और हिंद महासागर पर पूरा आधिपत्य किसका होने लगा, पूरा आधिपत्य अपना जमा लिए कौन, ये अल्बुकर्क। और इसने क्या एक चीज़ चलाया था बेटा, इसने चलाया था, एक नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इन लोगों ने पूरा अपनी सत्ता स्थापित कर लिया कि ये पूरा हिंद महासागर हमारा है, अपना है, और इस पर केवल मेरा अधिकार रहेगा। तो ये सवाल आता है कि वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। तो आप उसका आंसर क्या देंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। बच्चों इतनी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे तो समझते हैं और भी चीज़ें, थोड़ी कहानी और समझते हैं। देखिए जब ये अल्मीडा आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, तो यहाँ पर देखिएगा जब व्यापार पे आधिपत्य जमा, तो यहाँ देखो ये मिस्र है ना, ये मिस्र,
और इधर गुजरात का एक शासक था, गुजरात का, मिस्र का, और एक और, यानी ये लोग क्या किए, आपस में मंत्रणा कर लिए कि इनको भगाना है, यानी आपस में ये मिल गए। और इसके साथ में यहाँ तुर्की का भी अधिकार था। तो ये तुर्की, मिस्र और गुजरात, यानी 3 चीजें समझेंगे, 3 चीजें, यानी तुर्की प्लस मिस्र और प्लस गुजरात का शासक, गुजरात का शासक, ये तीनों मिल करके संयुक्त सेना बनाए और ये किससे, इससे लड़े, किससे, वास्को डी गामा से, संयुक्त सेना से युद्ध किया, संयुक्त रूप से मिल करके संयुक्त रूप से युद्ध किया। और इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, इस युद्ध में ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की विजय हुई और ये लोग सभी हार गए। इस तरह से ये अपना आधिपत्य जमाए रखा और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर, इसने एक केवल नींव डाली थी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद दूसरा भेजा गया जिसका नाम था अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क जब आया तो इसने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए बच्चों समझिएगा, अभी तक केवल और केवल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल यहाँ पर अभी तक जल मार्ग पर, यानी इसके जलीय क्षेत्र में इनका अधिकार था। लेकिन अल्बुकर्क के आने के बाद में यहाँ पर स्थल मार्ग पर भी इन लोगों ने अपना अधिकार शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कहेंगे कि ये पुर्तगालियों का क्या था, वास्तविक गवर्नर माना जाता है, वास्तविक गवर्नर माना जाता है और सबसे शक्तिशाली गवर्नर है। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का सबसे शक्तिशाली और वास्तविक गवर्नर के रूप में जाना जाता है। अब ये आया तो इसने क्या किया, सबसे पहली उपलब्धि इसकी ये रही कि 1510 में इसने क्या किया, गोवा को जीता। और किससे जीता बच्चों, तो बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। अब यहां देखिएगा गोवा, यानी अब गोवा पर अधिकार कर लिया। अभी मैंने क्या बताया, सवाल ये बन सकता है ऐसा कौन सा पहला पुर्तगाली गवर्नर आया जिसका अधिकार स्थल पर भी हो गया, तो बच्चों वो कौन है, अल्बुकर्क है। इसने अभी तक क्या हुआ, अभी तक जितने लोग थे वो सब जल मार्ग पर अधिकार किए थे और इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया, यानी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस वजह से इसको पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर के रूप में जाना जाता है। बच्चों इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। उन्होंने फिर क्या किया, 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, फिर 1515 में होर्मुज पर अधिकार कर लिया। कहां पर, होर्मुज पर अधिकार कर लिया और इस तरह से अपने साम्राज्य को ये विस्तार करना शुरू कर दिया। और इसकी एक उपलब्धि सबसे मेन रही है बेटा, सबसे मेन उपलब्धि ये है, इसने क्या किया, इसने ये कहा कि जो पुर्तगाली लोग हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। तो इसने क्या किया, विवाह करना शुरू कर दिया, यानी विवाह करवाना शुरू कर दिया, यानी पुर्तगालियों से विवाह करवाना शुरू कर दिया। किसका, भारतीय महिलाओं का। तो भारतीय महिलाओं का विवाह अब पुर्तगालियों से होने लगा। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा अगर देखा जाए तो ये क्या करना चाहता था, ये अपनी जनसंख्या को भारत में बढ़ाना चाहता था और जिसकी वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या यहाँ पर होगी तो शासन करने में सुविधा होगी, उसके लोग होंगे, उसकी बातें सुनेंगे। इस तरह से इसने विस्तार किया। और यहाँ पर देखा जाए तो भारत वालों के लिए भी ये अच्छा हुआ, क्योंकि उस ज़माने में एक समस्या थी कि जो विधवा महिलाएं हो जाती थी उनसे कोई विवाह नहीं करता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, विधवाओं से भी विवाह होने लगा। तो सवाल आता है कि पुर्तगालियों का वो कौन सा शासक है, वो कौन सा गवर्नर है जिसने जो है भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति शुरू किया, तो वो कौन है, वो आपका अल्बुकर्क है और यही वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इसने अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया। और इसका अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं बच्चों तो ये आएगा 1509 से लेकर के और ये 1515 तक ये पुर्तगालियों का गवर्नर होता है। ठीक है, आइए उसके बाद समझते हैं। फिर आता है निनो डी कुन्हा। और हाँ, एक चीज ध्यान देना, इसने क्या किया था, ध्यान देना, गोवा को, ये कोचीन को इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। क्या बना था, कोचीन को राजधानी बनाने वाला कौन था, तो आप कहेंगे अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया था। ठीक ना, गोवा की राजधानी, अपनी राजधानी क्या बना था, कोचीन बना था। उसके बाद ये आया निनो डी कुन्हा, ये 1529 से 1538 तक रहा। इसने क्या किया, इसका विशेष कार्य यह है पहला कि इसने 1530 ईस्वी में आते ही क्या किया, राजधानी राजधानी नहीं बोलेंगे, कोचीन से अपना मुख्यालय जो है वो गोवा को बना दिया। यानी पहले कोचीन था, अल्बुकर्क समय कोचीन था और इसने क्या किया, गोवा को मुख्यालय बना दिया। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ। ठीक बच्चों, इसने
आगे देखेंगे तो इस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार करता गया और इस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में स्थापित हो गई। तो बच्चों ये पूरा सिनेरियो रहा और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। एक बात समझिएगा, एक गोवा के बारे में एक कहानी आती है, समझिएगा, गोवा के बारे में थोड़ा समझ देंगे, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा और देखते हैं। बंबई शहर था, बंबई शहर, बंबई शहर आपने सुना होगा। बंबई शहर की स्थापना किसी किया था? गेराल्ड ओंगियार, ओंगियार ये बंबई शहर की स्थापना करने वाले थे। बंबई शहर किस द्वीप पर है? तो आप कहेंगे सालसेट द्वीप पर, आपने पढ़ा होगा। और ये बंबई शहर पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। और क्या हुआ, ये पुर्तगाल में एक थी महारानी कैथरीन ब्रुगेंजा, कैथरीन ब्रुगेंजा, और कैथरीन ब्रुगेंजा की शादी जो हुई वो हुई थी एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, उससे विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो बंबई को 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। 1661 में बंबई शहर को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। और सबसे अहम सवाल सुनिएगा, जैसे सबसे पहले आने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो बच्चों वो थे पुर्तगाली। और मैं कहूँ सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले ये पुर्तगाली ही थे। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का ये पूरी क्लास ये आपकी फिनिश हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बच्चों इसकी नोट्स बनाइए और साथ साथ लिखिए। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब अगली क्लास जो हमारी होगी वो भारत में किस तरह से डच आए, अंग्रेज आए, ये सारी चीज़ समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।